जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि हम आज पीटी 365 जो कि प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने इसी से शॉर्ट नोट बना के मैंने प्रीलिम्स निकाला था और मैंने मेंस भी दिया था। तो इसी ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप ये 4 पेज को रिवाइज करके आप प्रीलिम्स में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ज़्यादा आपको फोमो में नहीं पढ़ना है कि हमें ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। जितना आपने पढ़ा वो काफ़ी है। अभी हमें रिवाइज पे ज़्यादा, स्टेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है और करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेस्ट सीरीज़ लगानी है। तो हम ये 4 पेज का आपको नोट्स देंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको मेहनत करके बनाया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी टाइम की बचत होगी। जैसे कि आज हम पीटी 365 जो कि इकोनॉमिक्स का हम देखेंगे, तो इससे हम ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स लेते हैं। इकोनॉमिक्स का हम ओवरव्यू लेते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट है, और द थर्ड इन पीपीपी मतलब पावर परचेसिंग परचेसिंग पावर पैरिटी में हमारा इंडिया 3rd नंबर पे आते हैं। तो फिर अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें, तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स सबसे अधिक कलेक्ट होता है, इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स आता है। तो आप इतना सा ही याद रखना है ओवरव्यू, क्योंकि और भी ज़्यादा इसमें प्रीलिम्स में कुछ नहीं पूछने वाला है, तो आप इतना ही याद रखना है। तो अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया सेकंड नंबर पे है, इन द एशिया में सेकंड नंबर में, किसमें, रोड एंड रेलवेज में, आफ्टर द चाइना। चाइना के बाद ही इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। तो हम नेक्स्ट आते हैं हम इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट, जैसे कि टैक्स डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हमारा 18.7% डिक्लाइन, जो कि डिक्लाइन हुआ है। आपको ऐसे ही तैयारी करना है, जो कि इसमें मेन कीवर्ड क्या है, डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन हुआ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ प्रीलिम्स में यही पूछा जाता है क्या है इस बार, ये मतलब टैक्स टू जीडीपी, जीडीपी टू डेब्ट रेशियो जो है क्या डिक्लाइन हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, तो हमें डिक्लाइन हुआ है। जैसे यही इंपॉर्टेंट को ध्यान में रखना है। जैसे कि इंडिया का इसमें किसमें हम डॉलर सबसे अधिक लेते हैं, तो यूएस डॉलर में सबसे अधिक हम लोन लेते हैं, इसके बाद फिर रुपीज़ में लेते हैं, उसके बाद येन में लेते हैं, इसके बाद एचडीआर, जो कि आईएमएफ का है, स्पेशल ड्राइंग राइट जो बोलते हैं वो है, उसमें हम लोन ज़्यादा लेते हैं। तो हम अब इसमें आते हैं वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। इसमें होता है क्या, वेरिएबल होता है जिसमें कि 114 दिन के लिए लोन दिया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि बैंकिंग सिस्टम के द्वारा। इसमें होता है क्या कि लिक्विडिटी फ्लो इन द मार्केट, मार्केट में जब ज़्यादा पैसे देना होता है तो हम वेरिएबल रेपो रेट का उपयोग करते हैं। इसमें अगर नेक्स्ट हम एक और टर्म होता है जो कि वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट होता है। जब बैंक को, आरबीआई को वहाँ से मार्केट से पैसा खींचना होता है, तो हम वेरिएबल्स रिवर्स रेपो रेट का उपयोग करते हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, और उससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम नेक्स्ट आते हैं पीएसएल, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो कि गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा दिया गया था, इसमें कि सोशल सेक्टर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि सारे प्राइवेट बैंक जितने भी हैं, सारे के सारे लोग हाई इंटरेस्ट पे ही लगाना चाहते हैं, कि जहाँ पैसे की ना डूबे। तो जैसे कि गडगिल कमेटी 1969 में एंड द घोष कमेटी 1982 में ये रिकमेंडेशन दिया था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होना चाहिए, सोशल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन या फिर फार्मर्स, लाइव स्टॉक्स, इस सब में इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक को 40% तक उसे अपना मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि अगर 35% क्या है, मान लेते हैं 35% क्या, तो 5% उसको नबार्ड को देना ही पड़ेगा, जो कि नबार्ड में काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो उसे इंटरेस्ट बहुत कम मिलेंगे और काफ़ी समय तक उसको पैसा लग जाता है। इसीलिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि किसी ने 40% के बदले कोई 45% कर चुका है और किसी ने 35% नहीं किया है, तो उसे 5% जो है ना सर्टिफिकेट के रूप में ले सकते हैं, उसे पैसे दे सकते हैं, और इसको ट्रेडेबल होता है ये। नेक्स्ट आते हैं मिबोर में। मिबोर होता है कि मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, जो कि एक बैंक दूसरे बैंक को देते हैं लोन, जैसे कि अनसिक्योर फंड होता है। तो हम अपने कितना की टर्म रखना है, अनसिक्योर फंड होता है, जो कि रेगुलेटर एफवीआईएल के द्वारा किया जाता है, और एफबीआई कौन रेगुलेट करता है, तो आरबीआई रेगुलेट करता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो कि एक 1 ईयर से भी कम होता है। जितने भी शॉर्ट टर्म लोन होते हैं उसको आरबीआई हैंडल कर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम टी बिल होता है, ट्रेजरी बिल, इस सबको आरबीआई हैंडल करता है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो आरबीआई इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अदरवाइज सेबी इसको रेगुलेट करता है लॉन्ग टर्म लोन को। ये एक अल्टरनेटिव बनाया गया था लिबोर का, लंदन लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट है, जो कि पहले होता था, उसको करने के लिए, जो कि ईयू का, यूरोपियन यूनियन का मतलब कंट्रोल उसके ऊपर होता था, कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो फिर हमारे यहाँ पे भी पैसे ज़्यादा
नेक्स्ट हम आते हैं आरबीआई के ऊपर। आरबीआई का इनकम क्या-क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या-क्या होता है। तो हमें ये 2 ही टर्म समझना है, क्योंकि अगर हम यूपीएससी का ट्रेंड देखें तो यूपीएससी इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि करंट अफेयर में क्या-क्या पूछा जाता है 1 साल के अंदर, तो हमें उतना ही ध्यान में देना है। तो आरबीआई का इनकम क्या होता है? आरबीआई का इनकम वो होता है जो कि इंटरेस्ट किस पे मिलता है? रुपीज़ सिक्योरिटी, जो कि गवर्नमेंट ने मतलब आरबीआई ने दूसरे बैंक को लोन दिया है, तो जिसपे ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़, और होता है मार्जिनल लोन एंड एडवांसेस हो गए आपका। फॉरेन सोर्सेज से जो पैसा आता है उसको भी उस पे ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, वो सारे आरबीआई के इनकम होते हैं। और एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं? जैसे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि वो बनाया गया है, जो कि आप अगर लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, ये सब कुछ। तो ये इमरजेंसी में यूज होता है, उसे कंटिजेंसी फंड को रखता है ये, जो कि इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। एसेट डेवलपमेंट फंड, जो कि सब्सिडी देने के लिए रखा गया है। एंड देन प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, नोट्स प्रिंट करने में जो पैसे लगते हैं वो सब एक्सपेंडिचर होता है आरबीआई का। एजेंसी को पैसा देना हुआ तो भी वो चार्ज, और चार्जेस जो होते हैं, और एम्प्लॉय का कॉस्ट होता है, ये सब जितने भी होते हैं, जैसे कि रूम चार्जेस हुए हैं आपके, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गए, ये सब आरबीआई के एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सबको घटा के जो उसके पास नेक्स्ट ईयर एक साल और रख लेता है वो प्रॉफिट, और उसके बाद जो बचता है पैसे वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। जैसे यहाँ पे सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 जो कि मैंडेट करता है कि आरबीआई को कि ट्रांसफर इट्स प्रॉफिट टू द सेंटर। तो ये आर्टिकल सेक्शन 47 जो है आरबीआई एक्ट का, ये आपको ध्यान में रखना है। और मेलगम कमेटी, जो कि मेलगम कमेटी, इसको आप ध्यान में रखना। मेलगम कमेटी जो सरप्लस ट्रांसफ़र इंक्रीज करने की बात किया जा रहा था, और मतलब सरप्लस किस पे डिपेंड करता है, जैसे कि हम अगर ये सब उतना नहीं पूछेगा, बट हाँ अगर इतना याद रख सकते हैं, कैपिटल जो होता है उसके पास, अगर उसके पास ज़्यादा कैपिटल, उसके पास रखे हुए रिजर्व फंड ज़्यादा हैं, तो कम मतलब उसको दूसरे साल रखने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि उसके ऊपर सरप्लस ज़्यादा होंगे तो वो सरप्लस ज़्यादा होंगे तो फिर सेंटर को ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे पैसे वो। नेक्स्ट हम आते हैं वेस एंड मीन्स एडवांस, जो कि 90 डेज का लोन दिया जाता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो कि आरबीआई से लेता है फॉर द टेम्पोररी मिसमेंट, जो कि बैलेंस का मिसमैनेजमेंट होता है, जो कि थोड़े पैसे के लिए, तो शॉर्ट टर्म लोन के लिए लोन लिया जाता है, जो कि आरबीआई से गवर्नमेंट लेते हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्मल में, यहाँ पे शॉर्ट टर्म होता है आरबीआई सेंट्रल बैंक द्वारा एक स्टेट या यूटी भी ले। हाँ, वेस एंड मीन एडवांस, जो कि शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो कि आरबीआई के द्वारा दिया जाता है टू द सेंट्रल बैंक या फिर स्टेट या यूटी को दिया जाता है। रीपेमेंट विद इन द 3 मंथ, 3 मंथ के अंदर उसको रीपे करने होते हैं। जैसे कि इंट्रोड्यूस इन 1 अप्रैल 1997 में हो गया था। एंड रिप्लेसिंग द एडहॉक टी बिल जो होता था 1 साल से कम का होता था टी बिल, उसको करने के लिए किया था। लिमिट डिसाइडेड बाय द आरबीआई एंड गवर्नमेंट, दोनों के द्वारा लिमिट डिसाइड करता था स्टेट गवर्नमेंट, जो कि नॉर्मल, वेस एंड मीट एडवांस होता था, एंड स्पेशल। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया, जो कि स्पेशल वाला जो होता है, जो कि रिवर्स रेपो रेट से भी कम होता है इसका इंटरेस्ट रेट। एंड देन वेस एंड मीन्स एडवांस, जो कि नॉर्मल से होता था, नॉर्मल जो कि रिवर्स रेपो रेट के बराबर होते थे। ओवर ड्राफ्टेड मतलब उसमें से आरबीआई से मतलब रिजर्व, सॉरी, रेपो रेट से भी ज़्यादा इंटरेस्ट उस पर लिया जाता था। आप इसमें से कुछ और भी ध्यान में रख सकते हैं। नेट बोरोइंग जो है 292 आर्टिकल में ये मेंशन है। तो बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना बोरोइंग कर सकते हैं, बात पार्लियामेंट बाय लॉ के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि उसमें से एक बनाया भी गया था FRBM एक्ट, जो कि बनाया गया था। एंड देन 293 जो कि बोरिंग बाय द स्टेट है। 292 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, या फिर 293 आपका स्टेट के द्वारा है। तो 291 का क्लॉज में स्टेट के द्वारा दिया गया था। 292 में स्टेट को दिया गया कि सेंटर से उसे बोरो करना है, सेंटर से बोरो कर सकता है वो। क्लॉज 3 में अगर हम देखें, 293 का क्लॉज 3 में, अगर स्टेट सेंटर से बोरो करता है तो उसे, अगर वो पहले से वापस पैसा नहीं किया है उसने, तो कहीं और से अगर वो स्टेट बोरो करता है पैसा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको हो गया। और फोर्थ क्लॉज में अगर हम बात करें, कंसर्ट किस तरह का होगा, वो सब क्लॉज 4 में मैंसनड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसे कंसर्न लेना है। नेक्स्ट हम बात करें क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जो कि क्रेडिट कितना हुआ, डिपॉजिट कितना कर रहे हैं लोग, क्रेडिट कितना ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो उसमें से कितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, उसे हम डिनोट करते हैं।
जैसे अब नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जो कि आरबीआई के द्वारा निकाला जाता है। सबसे हमको यही ध्यान में रखना है कि कौन निकालता है, आरबीआई। तो हमको इतना याद रखना है, उसमें से इंडेक्स में 0 to 100 होता है। जैसे 0 हो गया आपका फुल इंक्लूजन, मतलब 100% आपका हो गया, और 100 जो होता है मतलब 0, मतलब कुछ नहीं हुआ उसमें इंक्लूजन। जैसे कि आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाया गया था, फुल इंक्लूजन उसमें रखा गया था कि हम सबसे ज़्यादा अकाउंट उसमें सबसे ज़्यादा खुलवाएंगे, और हुआ भी। जैसे कि बेनिफिशियरी को उसको सब्सिडी या फिर कुछ भी उसको सीधा बैंक अकाउंट पे मिल सके उससे पैसे। नेक्स्ट हम आते हैं रिजर्व बैंक, जो कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समेंट स्कीम। ओम्बड्समेंट का मतलब होता है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है कि कहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो अल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल का रकम ग्रीवेंस रिड्रेसल बनाया गया था फ्रेमवर्क, जो कि आरबीआई के द्वारा बनाया गया था। एंड देन कॉस्ट फॉर द कंप्लेंट के लिए बनाया गया था, कंप्लेंट के लिए अब जितना भी है ये कवर कितना कितना कौन कौन सा बैंक करता है, तो सारे कॉमर्शियल बैंक इसमें कवर हो जाते हैं, और ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो भी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम इंस्टीट्यूशन सारे कवर हो जाते हैं, एक्सेप्ट हाउसिंग फाइनेंस बैंक। आपको ये याद रखना है। तो इसका हेड कौन होता है, जैसे कि हेड हम डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, इसका हेड आरबीआई के गवर्नर, 3 साल का टेन्योर होता है। हेडक्वार्टर अगर बात करें तो चंडीगढ़ में है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर बात कर रहे हैं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन खोल सकता है, इंडियन रेसिडेंट उसका होना जरूरी है, वही खोल सकते हैं इसको। CRR एंड SLR दोनों अप्लीकेबल होते हैं इसमें। और इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 75% रखा गया है, जो कि नॉर्मल में 40% रखा गया, इसमें 75% रखा गया है। इसमें से डिमांड डिपॉजिट हो सकते हैं, एफडी हो सकता है, आरडी हो सकता है, एनआरआई भी हो सकता है, सारे इसमें हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड दोनों इशू कर सकते हैं। अगर इसका जेनेसिस की बात करें तो बजट 2014 से 15 में बजट में बनाया गया था इसको, मतलब लाया गया था। रजिस्ट्रेशन अगर बात करें कंपनी से 2013 में है इसको। और लाइसेंसिंग की बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसको लाइसेंस दिया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ द कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव्स को रेगुलेशन कौन कौन करता है, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव जो होते हैं उसको आरबीआई हैंडल करते हैं। एंड देन रूरल को आरबीआई प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों करते हैं इसको रेगुलेट। एंड देन अगर पीएससी हो गया आपका लोकल लेवल पे जो होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको ओनली यही है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसमें बैंक नहीं होते हैं। इसमें चेक इशू नहीं कर सकते, इसमें रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों तो आपको आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन को तो सीधा आरबीआई करते हैं हैंडल, रूरल को आरबीआई प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों करते हैं। बट पीएससी एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट है जो कि सिर्फ ओनली स्टेट गवर्नमेंट इशू करते हैं, आरबीआई इसमें नहीं आता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा पूछने के चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट हम आते हैं माइक्रो फाइनेंसेस के सेक्टर, जो कि एसएचजी को मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को देने के लिए बनाया गया था। जैसे कि सेवा बैंक हो गया आपका, इस्टेब्लिश 1974 में हुआ था। जैसे कोलेटरल फ्री, इसमें कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एसएचजी जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर इसमें आएंगे और अपना लोन लेके जाएंगे। तो इनकम जो है 3 लाख पर एनम होता है, जिसका होगा उसको मिल जाएगा इसको। और हायर इंटरेस्ट रेट कम्पेयर टू द कमर्शियल बैंक, मतलब इसमें है कोलेटरल फ्री है, इसलिए उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसमें। जैसे कि आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन लीजिएगा तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोलेटरल कोई नहीं आपको लगता है, आप सीधा आते हैं और आपको लोन मिल जाता है। तो जहाँ पे गारंटी कम होंगे तो वहाँ पे बैंक का रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्क है तो वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे। तो मोहम्मद यूनुस जो कि जेनेसिस है इसका, ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश में 1976 में है। तो इतना आपको याद रख लेना थोड़ा सा। इसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। बट मिलेगम कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था, रेगुलेट बाय द माइक्रो फाइनेंशियल स्कीम के द्वारा। अगर हम बात करें तो इसका इनिशिएटिव कौन था, पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना तो आप सब जानते ही होंगे, एमएसएमई का है, जो कि शिशु किशोर तरुण तीन 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 इसमें सब कैटेगराइज किया गया था, किसको कितना पैसे मिलेंगे। तरुण बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, क्योंकि इसको 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया था इसका लिमिट को। तो आपके कमेंट में बताना है कि शिशु और किशोर का कितना कितना है। नेक्स्ट हम आते हैं एनबीएफसीज, मतलब नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि ये चेक इशू नहीं करता है, डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते हैं ये, आरटीजीएस आईएमपीएस जो कि तुरंत जो होता है इंस्टेंट पेमेंट का रिपोर्ट ही तुरंत नहीं होता है। बट प्राइवेट बैंक में 74% होता है, बट एफडीआई इसमें 100% है। तो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इसमें इशू नहीं करते हैं। सीआरआर अप्लीकेबल नहीं होते हैं, एसएलआर होते हैं अप्लीकेबल, जो लोन लेता है इसलिए एसएलआर होता है अप्लीकेबल।
डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम इसमें एप्लीकेबल नहीं होता, जिससे कि आप कोई बैंक में अगर आप पैसे जमा करते हैं तो आपका इंश्योरेंस तुरंत स्टार्ट हो जाता है, बिना आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए ही आपका इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है। DIGC के द्वारा जो है 5 लाख का आपको RBI के द्वारा गारंटी इसमें प्रोवाइड होता है कि 5 लाख रुपये आपको पैसे मिल जाएंगे। और अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो नेशनल हाउसिंग बैंक को कौन करता है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को करता है रेगुलेशन। से भी कौन क्या क्या करता है, मर्चेंट बैंक को करता है। वेंचर कैपिटल फंड कंपनी जो होता है उसको भी करता है। स्टॉक एक्सचेंज उसको भी करता है। स्टॉक ब्रोकर जो होता है सारे को कंट्रोल से भी करते हैं। IRDA जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, उसको इंश्योरेंस कंपनी को IRDA के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो स्टेट स्टेट गवर्नमेंट जो कि चिट फंड कंपनी होता है, जैसे शारदा फंड हो गया आपका, उसमें से होता था कि ग्रुप ऑफ महिला मिलके उसमें एक थोड़े थोड़े पैसे जमा करते थे, जिसमें कि कोई महीने के अंत में कोई एक महिला को उसमें से एक कागज उठाना होता है, जिसमें कि उसमें जिसका नाम आ जाता है तो उसको सारे पैसे मिल जाते थे। और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, चिट फंड कंपनी ही को निधि कंपनी बोलते हैं, बट उसमें से अगर उसका 10 लाख से ज़्यादा का हो तो निधि कंपनी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आता है। तो नेक्स्ट हम आते हैं तो NBFC P2P लेंडिंग रेगुलेशन, जो कि मास्टर रेगुलेशन, जो कि RBI को रेगुलेट करना होता है, क्योंकि डायरेक्ट थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो भी जितने सारे पैसे होते हैं सारे को, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की बात करें, इसका लिमिट 50 लाख रखा गया है। तो इतना ही आपको याद रखना है, RBI करता है और 50 लाख लिमिट है इसका, जो कि ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में जो होता है उसको रेगुलेट करता है। जैसे हम NPA की बात करें, नेट NPA क्या होता है, जैसे ग्रॉस NPA जो होता है उसमें डिप्रिसिएशन लॉस को घटा देते हैं तो हमें नेट NPA हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कार लिया, कार आपका 18 लाख का था 2020 में, अगर हम वही कार को अगर 2024 में बेचेंगे तो 10 लाख बचा, तो हमारा डिप्रिसिएशन जो कि 8 लाख का हुआ, तो ये हमारा हो गया। डिप्रिसिएशन को मैनेज कर देते हैं, 18 में 8 कटा दें तो मेरा 10 हो गया, तो मेरा नेट NPA मेरा 10 लाख का ही हुआ। तो हम NPA की बात करते हैं। NPA क्या होता है, मोर देन 90 डेज जो लोन नहीं चुका पाते हैं उसको NPA बना दिया जाता है। उसको मैनेज जो अपेक्स बॉडी होता है और उसको FSDC के द्वारा जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, जो कि चेयरमैन इसका फाइनेंस मिनिस्टर होता है। और इसका मेंबर जो होता है, जितने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है रेगुलेटर होते हैं उसको बनाया जाता है, जैसे कि RBI का हो गया, SEBI का हो गया, IRDI का हो गया। इसी तरह NPA को रेगुलेट करने रोकने के लिए क्या क्या चीज़ इस बनाया गया था, जैसे कि सरफेसी एक्ट 2002 में लाया गया था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो कि 2016 में बनाया गया था, जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट को रेगुलेट करने के लिए कि कैसे उसके पैसे निकाला जाए। तो सरफेसी जो कि सिक्योर क्रेडिट रखने के लिए बनाया गया था कि कैसे सिक्योर क्रेडिट रख सकें। NARC लिमिटेड जो कि 500 से ज़्यादा करोड़ की कंपनी है, उसको वो कंपनी को दे दिया जाता था कि वो कैसे लॉस को आप रिकवर कर सकते हैं, आप वैसे कीजिए। और प्रारंभ पोर्टल, इसको भी याद रखना है कि NPA से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट हम आते हैं कोल लेंडिंग। कोल लेंडिंग वो होता है जैसे कि किसी एक कॉरपोरेट को देने के लिए, जैसे कि उसको पता है कि ये रिस्केर एसेट हो सकता है कि उसमें पैसे हमें नहीं मिल सकते, जैसे 100 करोड़ का लोन लिया, लोन ले रहा है, तो अगर हम उसमें से बहुत सारे बैंकों को मिला के अगर हम उसे लोन दें तो हमारा एसेट कम लगेगा, तो लॉसेस भी कम ही होंगे। जैसे 100 करोड़ देना है तो हमें 4 बैंक मिला के देंगे तो 20-20 करोड़ मिला के देंगे तो 20 करोड़ का ही हमारा लॉस होगा। अदरवाइज़ हम 100 करोड़ का ले देते तो हमारे 100 करोड़ का लॉस होता। अगर हमारा 20 करोड़ दिए तो 20 ही करोड़ हमारा लॉस होगा। तो यही पे है, मल्टीपल लेंडर पार्टनर टू प्रोवाइड अ लोन टू द बोरोवर। बोरोवर को मल्टीपल पार्टनर मिल के देंगे लोन तो उसे हम को लेंडर बोलते हैं। इसमें से बैंक अलाउ नहीं करता है कि NBFC जो कि वेस्टर्न इंटरेस्ट है तो उसको अलाउ नहीं करता है गवर्नमेंट, तो आपको इतना याद रखना है। अगर उसका बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि वेस्टर्न इंटरेस्ट रखता है तो उसे हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो है उसको हम बात करें तो उससे स्टेटूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करता है। चेयरमैन की बात करें तो एक चेयरमैन होता है और फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, एक RBI का मेंबर होता है, 5 नॉमिनेट करता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो अगर इसमें 3 लेयर अप्रोच अपील होता है इसमें, जैसे नंबर फर्स्ट में वो बात करें कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल। कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेट में एक ट्रिब्यूनल NCLT ट्रिब्यूनल होता है जो कि 180 से 360 330 दिन के अंदर के उसको केस को सॉल्व करना होता है।
और इसमें DRT ट्रिब्यूनल होता है जो कि 180 दिन के अंदर ही आपको इंडिविजुअल वाला आपको करना होता है। सेकंड अपील हम कर सकते हैं NCTR जो कि जजमेंट को अगेंस्ट है, तो NCLAT में जाके इसको अगेंस्ट में जाके अपील कर सकते हैं। DRT भी उसी तरह डेप्ट रिकवर्टी अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में, डेप्ट रिकवर्टी अपील ट्रिब्यूनल। तो नंबर थर्ड में हम आते हैं, दोनों को लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों कर सकते हैं। बट इसमें से याद रखना हमें कि इंडिविजुअल वाला जो है विद इन द 45 डेज के अंदर ही आपको अपील करना है सुप्रीम कोर्ट में। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कमिटी जो कि NPA को बाय करता है बैंक के द्वारा, एंड उसको बोलता है कि हमें दे दीजिए, हम इसको अगर वो लॉसेस में चल रहा है तो हमें इस लॉसेस को प्रॉफिटेबल में बना के उसको जितने सारे पैसे हैं वो उसको वसूला जा सके। तो मैक्सिमम 8 साल के अंदर इसको रिजॉल्व करना होता है। अगर इसके जेनेसिस की बात करें तो इसमें सरफेसी एक्ट 2002 में बनाया गया था, रजिस्टर एंड रेगुलेटेड बाय द RBI के द्वारा क्या है, नरसिम्हन कमेटी जो है वो उसका रिकमेंडेशन के अनुसार था ये। नेक्स्ट हम आते तो हाउस होल्ड सेविंग रेट जो होता है, हाउस होल्ड सेविंग रेट है जिसमें कि कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं उसको हम याद याद रखते हैं। ज़्यादा हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स में इतना ही पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आप अगर प्रीलिम्स का ट्रेंड देखें तो यही सब में फैक्चुअल में पूछा जाता है, जैसे कि सब पॉइंट बना के पूछा जाता है कि ऑप्शन में ऑप्शन बना देते हैं। इनकम लेवल हो गया आपका, इंटरेस्ट रेट हो गया आपका कि कितना इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन कितना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कि नहीं, सोशल सॉफ्टी नेट है कि नहीं। तो ये हो गया हाउस होल्ड सेविंग रेट जो कि रेशियो ऑफ हाउस होल्ड सेविंग टू GDP। तो इसे ही बोलते हैं सेविंग रेशियो ऑफ द हाउस होल्ड सेविंग। एक हाउस होल्ड कितना सेविंग करता है GDP के अनुसार, तो उसे बोलते हैं हाउस होल्ड सेविंग रेट। अगर सेविंग्स ज़्यादा होगा तो डिपॉजिट ज़्यादा करेंगे, डिपॉजिट बैंक में ज़्यादा करेंगे तो लेंडिंग ज़्यादा होगा, लेंड बैंक के पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो लेंड ज़्यादा करेंगे, बैंक अगर लेंड ज़्यादा करेंगे तो GDP हमारा बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा तो इम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो सारे के सारे एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं GST पे। GST जो कि है डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, रिग्रेसिव टैक्स होता है जो कि सब पे पर्सन पे एक जैसे ही लगते हैं। तो अगर इसका टैक्स स्लैब देखें तो इसमें 5 टैक्स स्लैब हैं, 0% है, 5% है, 12% है, 18% और 28% है। तो 28% जो होता है ना, आ, डिस जैसे कि डिस इंटेंसिव होते हैं, जैसे कि नॉन एसेंशियल गुड्स होते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो लग्जरी गुड हो गया, सिन गुड हो गया, अल्टीमेट्स गुड्स हो गए, जैसे कि सिगरेट हो गया आपका, अल्कोहल हो गया। लग्जरी गुड की बात करें तो जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो हमें बोलते हैं लग्जरी गुड्स। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि अगर बात करें रिफंडेड रिलेटेड इश्यू होते हैं कि अगर आपका एक जगह पे 2 जगह पे टैक्स लग गया कार पे, जैसे फॉर एग्जांपल कार है, कार पे टैक्स लग रहा है तो उसमें रॉ मटेरियल पे ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं, तो उसे आप रिफंड के भी कर रिलेटेड इशू भी उसको जो है ना आप रिफंड रिलेटेड जो कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको पैसे भी मिल जाते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो फैक्चुअल पॉइंट की, ये आर्टिकल 279A के तहत बनाया गया था। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 में बनाया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, और विथ फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होते हैं। इसका डिसीजन जो होता है 3/4 मेजोरिटी में लिया जाता है, 3/4 में, जो कि सभी स्टेट के पास 2/3 वोटिंग राइट होते हैं, बल्कि सेंटर के पास 1/3 ही होते हैं। तो सिर्फ सेंटर किसी एक डिसीजन पे नहीं ले सकते, उसमें स्टेट का कंसर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी डिसीजन लिया जाएंगे 3/4 पे लिया जाएंगे, और स्टेट के पास ऑलरेडी 2/3 है, तो सेंटर के पास 1/3 ही होते हैं, तो आपको स्टेट का कंसर्न लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट पे लिया जाता है, क्योंकि बेनिफिट जो होता है ना टैक्स के उस पर कैपिटल जितना भी ज़्यादा गेन करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अगर उसमें इंडेक्सेशन की एक टर्म आया था, इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या होता है, जब हम उसके प्राइस को हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके उस पर ऊपर टैक्स लेंगे तो उसको इंडेक्सेशन बोलते हैं। ओनली फॉर द गेन, गेन के ऊपर जितना भी उसे प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स लिया जाएगा। नेक्स्ट टर्म है इनहेरिटेंट टैक्स, जो कि न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा थे। लेविड ऑन द प्रॉफिट प्रॉपर्टी एसेट इनहेरिटेड अपॉन द इंडिविजुअल डेथ स्टेट स्टेट टैक्स एंड द टोटल वैल्यू ऑफ डिजीज पर्सन स्टेट।
मतलब जितने भी ज़्यादा मतलब अगर कोई पर्सन डेथ कर गए उसके बाद फिर दूसरी जैसे जनरेशन पे उसके पूरे एसेट आएंगे तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स भी बोलते हैं। इंडिया में अभी कोई कानून नहीं है, बट जापान, साउथ कोरिया एंड यूएसए में भी कानून है ये। इंडिया में बस गिफ्ट टैक्स लगता है जो कि इंट्रोड्यूस था 2004 में री इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि 50,000 से ज़्यादा का अगर कोई भी गिफ्ट लेते हैं कोई भी फाइनेंशियल ईयर में तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। एक है तो वर्ल्ड एंड इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया 1992 से 2023 तक में ये एक रिपोर्ट निकाला गया था जो कि ऑक्सफम निकालता है रिपोर्ट। इसमें था राइज ऑफ द बिलियनर राज, इसका मतलब टाइटल था राइज ऑफ द बिलियनर राज, क्योंकि ये 127 में से 164 में से 127 उसका इंडिया का रैंक था। तो टॉप 1% है बट 40% वेल्थ है, टोटल वेल्थ जितना है उसका 40% सिर्फ 1% लोगों के पास है। बॉटम के जो 50% लोग हैं, नीचे से जितना भी गरीब से लेकर 50% तक ही लोग हैं जो कि 6.4% वेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड नेपाल में अगर बात करें, नेपाल से हमारे से ज़्यादा कंडीशन अच्छे हैं नेपाल के एंड श्रीलंका के। नेक्स्ट है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना के जब हम टैक्स चोरी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेस इरोजन। जैसे कि वोडाफोन एंड हच कंपनी दोनों का बड़ा अच्छा केसेस चलते हैं। जैसे कि वोडाफोन जाके यहाँ पे हमारा एग्रीमेंट किया 30 से 35% टैक्स पड़ता है, बट अगर हम मॉरिशस में जाके इसी चीज़ को डील करेंगे जो कि 10% वहाँ पे टैक्स पड़ता है, तो हमारा 10% ही वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको टैक्स कहीं एक ही जगह लगेगा ना, तो फिर तो गवर्नमेंट ने नया इसको निकाला, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम द हायर टैक्स टू द लोअर टैक्स लोकेशन। शिफ्टिंग प्रॉफिट फ्रॉम द हायर टैक्स टू लोअर टैक्स लोकेशन, जैसे मतलब इंडिया में हाई टैक्स पड़ता था 30 से 35%, बट वही मॉरिशस में जाने के बाद उसको 10% पड़ा। तो यहाँ से जाके ये मॉरिशस में जाके डील कर लिए, उसे 10% टैक्स देना पड़े, तो मतलब बेस इरोजन, मतलब इंडिया का टैक्स खत्म हो गया। टैक्स जितना उसको इनकम आता है वो इनकम नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट हम आते हैं एडवांस प्राइस एग्रीमेंट। इंडिया के वैल्यू के अनुसार उस पर 30% जीएसटी लगाना, जैसे कि और तो ना बेचे, चाहे चाहे तुम कहीं पे भी कंपनी बेचो, जैसे इंडिया और मॉरिशियस बहुत सारे कंपनी होते थे कि हमारे यहाँ पे कंपनी इंडिया में है, तो वो टैक्स को बचाने के लिए मॉरिशियस में जाके एक सेल कंपनी जो कि उसी के नाम पे काम कुछ नहीं करती बट ऑन द पेपर वो सिर्फ कंपनी होती थी, और वहाँ पे जाके फ्री में इसको ट्रांसफ़र कर देते थे कि मैंने इसे फ्री में दे दिया। मेरे पास कोई भी इसके पास मैंने इसको फ्री में दान दे दिया, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि कंपनी का वैल्यू ही जीरो है। तो फिर कहाँ से होगा? तो फिर ये सेल कंपनी बना के उसके ऊपर जो टैक्स मतलब एग्रीमेंट कर देते थे, इसके बाद उस पर कोई पैसे नहीं लगते थे, तो वो हमारा एडवांस प्राइस एग्रीमेंट होते थे। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी को अल्टरनेटिव निकाला, जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। जब चाहे तुम कहीं पे भी इसको ट्रांसफ़र करो, बट आपको तुमको कंपनी इंडिया में जितना वैल्यू है उसका तुम्हें 30% देना ही पड़ेगा, चाहे उसको फ्री में दे दो या फिर कुछ भी दो। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। नेक्स्ट है हमारा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। एक बिजनेसमैन को एक ही जगह पे ही टैक्स लगेगा। मतलब इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लोकेशन ऑपरेशन, मतलब कहाँ से ये ऑपरेशन हो रहा है, जहाँ से ऑपरेशन हो रहा है उसको टैक्स वहीं पे देने के, उसके बाद फिर वो जो टैक्स एक दूसरे जहाँ पे है उसका दूसरे गवर्नमेंट से जाके वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर करेंगे उसके टैक्स को। तो जैसे कि 1982 में इंडिया एंड मॉरिशस दोनों का एग्रीमेंट हुआ था डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट पे। तो एक नया टर्म था उसमें से ट्रीटी शॉपिंग होता था, एमएनसी दोनों में से किसी जगह नहीं टैक्स देते थे, इसको बचा लेते थे। जैसे कि अगर हम बात करें म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसी, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें उसका रिलायंस कंपनी ये ट्रीटी शॉपिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, दोनों में से कहीं जगह पे नहीं देते थे। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर होता था मैप, जिसको बोलते हैं टू रिजॉल्व द डबल टैक्स एग्रीमेंट अवॉइडेंस एग्रीमेंट डिस्प्यूट जितने भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब यहाँ से बन रहा है लेकिन कहीं और भी हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर बनाया गया था। एक था ड्यूटी ड्रॉबैक जो कि गवर्नमेंट एक टाइप का रिबेट होता था जो कि एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया जाता था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता था, उसको दे दिया जाता था। सिंपल से आपको इतना याद रखना है कि ड्यूटी रिबेट होता है कि गवर्नमेंट जितने भी होते हैं ना उसमें रिबेट के रूप में इसको दिया जाता है, तो एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट में जैसे कि उससे ज़्यादा ड्यूटी पड़ रहा है तो गवर्नमेंट उसको रिबेट देने के लिए उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मर्चेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे पैसे, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो
ट्रेड कर सके, एक्सपोर्ट कर सके बिजनेस को। अब हम आते हैं यूपीआई पे। यूपीआई जो कि एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है, जो कि रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। एंड देन कंट्री इसमें कौन कौन से साइन किए हैं यूपीआई को लेके? श्रीलंका हो गया, मॉरिशियस हो गया, फ्रांस हो गया, यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, रशिया हो गया, नेपाल हो गया, सॉरी भूटान, नेपाल, रशिया, नोट रशिया। ये देखिए PYQ 2017 और 20 में भी पूछा गया क्वेश्चन था कि यूपीआई को लेके पूछा गया था, जो कि ये P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट लिमिट 1 लाख से 5 लाख पर ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। और फिर इसमें से अगर देखें PYQ और भी बहुत सारे पूछे गए हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होते हैं सिंगल क्लिक में। तो अगर हम नेक्स्ट हम आते हैं UPI 123 पे। वो UPI 123 पे क्या है? 12 लैंग्वेज में है, जो कि लिमिट 5,000 से लेकर 10,000 पर ट्रांजेक्शन होता है। एंड UPI लाइट, जो कि लो वैल्यू ट्रांजेक्शन है, विदाउट UPI पिन के आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसका पर ट्रांजेक्शन 500 से लेकर 1000 तक हो सकता है। और वॉलेट का लिमिट होता है 2000 से लेके 5000 तक। एंड देन एक और आता है प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या होता है? ये एक इंस्टेंट जो होता है ना, इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट होता है, जो कि IPS के द्वारा, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो होता है IPS, उसके द्वारा ही किया गया है। ये फिर बासेल जो हेडक्वार्टर जो स्विट्जरलैंड में है, उसके द्वारा किया गया है। एंड देन कनेक्ट IPS ऑफ द 4 आसियान कंट्री, जो कि कौन कौन से? मॉरिशियस हो गया, आपका फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, एंड थाईलैंड हो गया, एंड इंडिया भी ऑल्सो है, 2016 में मेंबर है। नेक्स्ट हम आते हैं सेबी को लेके। सेबी में है क्या? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्या है ये? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वो है जो कि बैंक जब भी लोन देता है किसी को, तो उसमें रिस्केर एसेट, जितना ये रिस्केर एसेट होता है, उसमें से कोई ऐसा इन्वेस्टर घुसा देता है जिसको कि रिस्केर इन्वेस्टर को घुसा के उसमें से इसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन होता है। जैसे कि अगर मेरा 10 लाख का लोन लिए हैं, तो उसमें से 1 लाख का अगर मेरा रिस्केर एसेट है कि 10 लाख में से 1 लाख मेरा नहीं पेमेंट हो सकता है, तो हम 1 लाख का हम इंश्योरेंस ले लेंगे, जो कि इंश्योरेंस लेके हम वो डिफ़ॉल्ट को हम एसेट में बना सकते हैं। तो यही डिफ़ॉल्ट एसेट को लेके डी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। जितना का हमारा रिस्कियर होता है उतना को हम डिफ़ॉल्ट के स्वैप कर लेते हैं इंश्योरेंस को लेके। एंड सेकंड है हमारा पंप एंड डंप स्कीम, जो कि बैन किया गया है इंडिया में, जो कि आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड स्टॉक प्राइस थ्रू फॉल्स इन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन रिकमेंडेशन। जैसे कि टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। आपने कभी अगर ट्रेडिंग को लेके होगा तो कि ये शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना रुपया मिलेगा, या फिर इतना ये ग्रो करने वाला है, या फिर ये एसेट अभी बुल्ली है, या फिर बियर है, बियरिस्ट है। मतलब आपको पंप कर रहा है और नीचे डंप भी कर देगा, मतलब आपको ऊपर चढ़ा भी देगा और फिर आपको लॉस भी हो जाएगा। मतलब फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन रिकमेंडेशन करता है जो। एक होता है ETF, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जो कि कलेक्शन ऑफ एसेट वो डिफरेंट कंपनी डिफरेंट अलग अलग कंपनी का जो है ना कलेक्शन होता है एसेट का। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, मतलब इन जिस तरह निफ्टी 50 होता है ना, कि टॉप 50 कंपनी का थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप करते हैं निफ्टी 50 में, उसी तरह इसमें है कि कलेक्शन होता है डिफरेंट कंपनी। आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड ETF ले सकते हैं, इंडेक्स फंड को लेके है। फिर रिस्क रिस्क इसमें कम हो जाता है, क्योंकि मैंने बोला कि डिफरेंट कंपनी है, डिफरेंट कंपनी को आप लेंगे तो अगर 100 रुपया है हमारे पास, तो अलग अलग करके डिफरेंट कंपनी हम इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर एक एक कंपनी अगर चला भी जाए तो फिर भी हमारे पास 10 कंपनी तो बचे हुए हैं, तो सारी कंपनी हमारे प्रॉफिट में दे देंगे। तो ब्रोकरेज चार्ज भी इसमें बहुत कम लगता है और रिस्क भी कम होता है। नेक्स्ट हम आते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या होता है? जैसे कि मैनेज द क्लियर एंड सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज को लेके मैनेज क्लियर करता है उसको और सेटलमेंट करता है, तो वैसी क्लियरिंग कॉरपोरेशन हो गया। और नेक्स्ट आते हैं फिनफ्लुएंसर। फिनफ्लुएंसर क्या होता है? यहाँ पे इंडिया में प्रोहिबिट किया गया है इसको, तो कि मतलब अनरजिस्टर्ड जो है बहुत सारे, तो उसको प्रोहिबिट किया गया है। पर्सन वो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक ट्रेडिंग को लेके, म्यूचुअल फंड को लेके, इंश्योरेंस को लेके, कि आप ये चीज़ में कीजिए, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसको आप रोक सकते हैं। जैसे कि रजिस्टर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप जब भी आप वीडियो देखते होंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि मार्केट इज द सिक्योरिटी रिस्क को लेके ऐसे ऐसे बता दिया जाता है पहले ही। तो यहाँ पे है प्रॉब्लम प्रोहिबिटेड किसका है? अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर को लेके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाइनेंशियलाइजेशन को लेके। फाइनेंशियलाइजेशन मूविंग इन्वेस्टमेंट अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल या फिजिकल एसेट को लेके।
जैसे लाइक गोल्ड, रियल एस्टेट टुवर्ड द फाइनेंशियल, इसी मतलब म्यूचुअल फंड को लेके। जैसे हम ऑनलाइन आ जाते हैं, मतलब जो हम फिजिकल एसेट रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, रियल एस्टेट मतलब ज़मीन को ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, उसको छोड़ के हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन, मतलब ऑनलाइन टोटल हो जाता है। जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो होता है जिसमें कि जिसके थ्रू आपको बैंक लोन देता है, तो वो जो कंपनी होते हैं वो सारी सारी मतलब सारे लोगों का वो क्रेडिट रेटिंग रखते हैं उसको, कि उसको कितना लोन देना चाहिए, क्रेडिट रेशियो कितना है नहीं है। जैसे कि इंडिया में, और इंडिया का फर्स्ट है एज केयर एज है, जिसको कि रेगुलेट करता है सेबी के द्वारा। आपको ये याद रखना है, क्योंकि इसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लेकर पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम देखें 2022 से 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको रेगुलेट करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को आरबीआई के द्वारा, आर आईआरडीए के द्वारा, पीएफआरडीए के द्वारा। रेटिंग जो कि ए ट्रिपल ए जो होता है, ये मेरा हाईएस्ट होता है, और डी जो होता है मेरा लोएस्ट होता है, तो उसके उसके बेस पे होता है। जैसे कि पहले हमारा यूएस बेस्ड रेटिंग एजेंसी होता था, जिसमें कि S&P, ये इसका नाम तो सुना ही होगा, मॉडीज हो गया, फिस्टेक हो गया। एंड पैरामीटर क्या होता है, पहले ग्रोथ रेट उसका कैसा चल रहा है, इन्फ्लेशन कैसा है, गवर्नमेंट डेब्ट कितना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट कंपेयर टू द जीडीपी कितना है, ये सब देखा जाता है। जितना हम बता रहे हैं उतना सा ही आप देखिए, बस हो जाएगा आपका। तो हम नेक्स्ट हम आते हैं फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग होता है प्री प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड देन फोरकास्टिंग राइज ऑफ प्राइस, मतलब आपको प्राइस राइज होने का पहले से ही इंफॉर्मेशन पता चल जाता है, तो उसे बोलते हैं फ्रंट रन, मतलब आगे होता है। ये इलीगल होता है, यहाँ पे आपको देख लेना, फ्रंट रनर जो भी होता है इलीगल हो गया। प्रो आप प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन, मतलब होता है पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे कि फिंटरनेट, एफ इंटरनेट हो गया, जिसमें कि इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम, मतलब सारी फाइनेंशियल इकोसिस्टम को इंटरनेट के थ्रू या फिर एक जगह पे करना है। जैसे कि इंटरनेट करना, आपको इम्पावरिंग इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस को सबको एक जगह पे लाना ही फिन इंटरनेट कहते हैं, फाइन इंटरनेट। नेक्स्ट हम आते हैं परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड होता है गवर्नमेंट जब फंड किसी राइज करना होता है, तो उसमें से इंस्ट्रूमेंट एक जारी करता है, जिससे फंड राइजिंग इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा होता है, जिसमें मैच्योरिटी डेट इसका नहीं होता है। ऑब्लिगेशन ओनली पेड पे ऑन द इंटरेस्ट, मतलब कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, उसका रीपे रीपे कभी गवर्नमेंट उसका कर्जे का नहीं करता, ये हमेशा इंटरेस्ट मिलते रहेगा इसका। जैसे इन्वेस्टर कैन सेल इन द सेकेंडरी मार्केट, मगर अगर मैंने उसको परपेचुअल बॉन्ड खरीद लिया है, तो मैं अब दूसरे जिसको नीड होगा उसी को हम दे सकते हैं, गवर्नमेंट से ये पैसा नहीं मांग सकते हम। किसी को नीड होगा वो उसको सिक्योरिटी ले लेगा और आपको उसके लिए पैसा दे देगा, मतलब ये सेकेंडरी मार्केट में आपको एक्सचेंज कर सकते हैं उसको लेके। नंबर थर्ड आपका IIBX हो गया। IIBX हो गया आपका इंडिया से इंटरनेशनल इंटरनेशनल बुलिंग एक्सचेंज होता है, जो कि ट्रेड बुलिंग होता है। जैसे बुलिंग में आता है गोल्ड और सिल्वर ही आता है, जब भी बुलिंग की बात आए तो गोल्ड और सिल्वर को याद रखना है आपको। एंड देन जिसको कि रेगुलेटेड कौन करता है, IFSCA के द्वारा किया जाता है रेगुलेट इसको। अगर हम बात करें कैरी ट्रेड क्या होता है, हाई रिस्क की स्ट्रेटजी है, हाई रिस्क स्ट्रेटजी है, जिसको कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बोला जाता है, एसोसिएटेड विद द फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग। जब हम फॉरेन करेंसी को ट्रेडिंग करते हैं तो उसको जैसे रुपया बोरो करते हैं डॉलर खरीदने के लिए, तो ये होता है कैरी ट्रेड। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 24 में है। जैसे कि इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन है, चाइना हो गया सबसे ज़्यादा है, फिर इसके बाद USA आता है, फिर सेकंड थर्ड में आपका UAE हो गया, फिर रसिया हो गया, फिर सऊदी अरबिया हो गया। एंड देन ट्रेडिंग सरप्लस, जिसका कि हमारा ट्रेडिंग हमेशा सरप्लस में चल रहा हो, मतलब हम उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। जैसे US हो गया, नीदरलैंड हो गया, UK हो गया, बेल्जियम हो गया, इटली हो गया। एंड देन ट्रेडिंग डेफिसिट में, जिससे कि हमारा घाटा चल रहा हो, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं जैसे एक्सपोर्ट इसमें ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं, तो ये ट्रेडिंग सरप्लस हो गया। और इसमें हो गया एक्सपोर्ट कम करते हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो ये मेरा ट्रेडिंग डिफिसिट हो गया, जो कि चाइना के साथ है, रसिया के साथ है, साउथ कोरिया के साथ हो गया, हांगकॉन्ग के साथ हो गया। जैसे WTO का वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिकल, जैसे कि 2023 में डाटा निकलता है, तो इंडिया 8 नंबर पे आता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, 18th नंबर आता है मर्चेंडाइज में, एंड 7th नंबर में सर्विस एक्सपोर्ट में आता है। तो ये आपको जब भी आपको डेटा कभी यूज़ करना हो मेंस में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो ये मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उतना प्रीलिम्स के लिए नहीं है इम्पोर्टेंट। सिंपल से आपको याद रखना है कि जैसे कि आपका डॉलर एप्रिसिएट हो रहा है, मतलब डॉलर बढ़ रहा है, तो आपका रूपी डिप्रिसिएट होगा, मतलब एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर डॉलर बढ़ रहा है और रुपी डिप्रिसिएट हो रहा है, तो इसमें से क्या होगा, इंडिया का इम्पोर्ट कॉस्टली हो जाएगा और एक्सपोर्ट आपका ईजी हो जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव कम होगा। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ द इंडियाज़ का ट्रेड डिफिसिट को लेकर फैक्टर क्या क्या हो सकता है। पहले तो इम्पोर्ट हम ज़्यादा करेंगे तो ट्रेड डिफिसिट हो जाएगा, जैसे गोल्ड करना, क्रूड ऑयल हो गया, सबसे अधिक तो इसी में होता है ना। कंजप्शन पैटर्न हो गया, लग्जरी गुड जैसे हम मंगाते हैं तो बाहर से ही मंगवाते हैं लग्जरी गुड। एंड देन नंबर थर्ड में आपका हो जाएगा आपका रिलायंस ऑन एक्सपोर्ट्स और नॉन टेरी बैरियर्स होते हैं, जिससे कहना कि ट्रेड डिफिसिट ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कॉमर्स के अंदर आता है एक्सपोर्ट में और स्टार्टअप को लेके। ठीक है, तो इतना सा याद रखना, क्योंकि ये सबसे अलग टॉपिक हो जाता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है ना कि। तो हम आते हैं एफडीआई को लेके। एफडीआई कौन रिलीज करता है, एफडीआई का डेटा डीपीआईआईटी के द्वारा 2023-24 में ये सिर्फ डिक्लाइन हुआ है। सिर्फ ये याद रखना कि ये एफडीआई कम हुआ है। ठीक है, तो टॉप स्टेट जो है रिसीविंग कौन कौन सा है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा लेता है, एफडीआई आता है, गुजरात में आता है, फिर कर्नाटक में आता है। सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को सबसे ज़्यादा आता है, इसके बाद सर्विस सेक्टर में आता है, फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो ये भी याद रखना है। टॉप सोर्सेज कौन कौन से हैं, सिंगापुर हो गया आपका, मॉरिशस हो गया आपका, यूएस हो गया। तो आप डी आई यू की टी इनफ्लो 2020 से लेकर 2024 में सबसे अधिक सर्विस सेक्टर में आ गया, फिर आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में हो गया, फिर ट्रेडिंग में हो गया। तो जैसे यहाँ पे आपको बताया कि मॉरिशस सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे एफ डी आई इनफ्लो मतलब आ रहा है, तो मॉरिशस सिंगापुर यूएस हो गया आपका। अगर हम एफ डी आई और एफ पी आई में अंतर देखें तो क्या आ गया, एफ डी आई जो कि वैसा वैसा पैसे जो आते हैं कि मतलब जब फिजिकल एसेट जिसे क्रिएट हो बिजनेस में, मशीनरी लेना या फिर उसकी कंपनी के शेयर लेना, तो कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस मतलब कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना, मतलब उसके ऊपर कंट्रोल करने के बराबर होता है। जैसे कि हायर रिस्क होता है इसमें, लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, इसीलिए जैसे हीरो होंडा जापान से आया, ये लॉन्ग टर्म है इसलिए मोर स्टेबल होता है। जैसे शेयर मोर देन 10% जो खरीदता है, जो कि रजिस्टर कंपनी में होता है, नॉन डेप्ट होता है, क्रिएटिंग द कैपिटल फ्लो होता है जो, जैसे कि मैंने बोला कि पहले की मशीनरी सब होता है, कैपिटल फ्लो मतलब नॉन डेप्ट, कोई कर्जा नहीं होता है। फाइनेंशियल अगर हम एफपीआई की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इसे कि फाइनेंशियल एसेट में होता है इन्वेस्ट, जैसे कि हम बात हैं म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सब में करना। नॉन कंट्रोल, कंट्रोल इस पर कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे कंपनी अगर मेरा शेयर लिया तो कंपनी पे हमारा कंट्रोल हो सकता है। इसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि जब चाहे तब हम निकाल के ले जा सकते हैं, और ये वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते ही रहता है हमेशा।